हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन। इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड यानी बाजार संतुलन में से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट बनाएंगे। नोट अगर नहीं बनाते हैं तो कुछ समय के बाद आप फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, या फिर बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, या फिर बाजार संतुलन की परिभाषा दें। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? बाजार संतुलन के बारे में पूछा जा रहा है। जनरली हम लोग बाजार संतुलन के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बाजार संतुलन एक स्थिति होती है, यानी एक सिचुएशन होता है जब वस्तु की मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा आपस में बराबर होता है। यानी मार्केट में, बाजार में जितना वस्तु का डिमांड रहता है, मांग रहता है उपभोक्ता के तरफ से, आदमी का तरफ से, खरीदने वालों का तरफ से, उतना ही वस्तु की पूर्ति कर दी जाती है। किसके तरफ से? उत्पादक यानी फॉर्म का तरफ से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उसी स्थिति को बाजार संतुलन बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन यानी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि बाजार संतुलन वह स्थिति जिसमें किसी विशेष कीमत पर यानी कोई खास कीमत पर बाजार में वस्तु की मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के समान होती है, इक्वल होती है। ठीक है, क्या होती है? इक्वल होती है। तो उसी को क्या बोलेंगे? बाजार संतुलन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। वस्तु की मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा आपस में अगर समान हो तो उसको बोलेंगे बाजार संतुलन। एक स्थिति होता है, इसको रटने वाली क्या बात है इसमें? तो सिर्फ आप समझ जाइए। ठीक है, तो समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। हाँ, आप ये देखिए कि वस्तु की मांगी गई मात्रा ये किसके तरफ से मांगी जाती है? वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है ये किनके तरफ से मांगी जाती है? तो ये मांगी जाती है उपभोक्ता की तरफ से, यानी जो बाजार में उपभोक्ता उपलब्ध है वस्तु को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए, उनके तरफ से मांगी जाती है। हाँ, वस्तु पूर्ति किसके तरफ से की जाती है? पूर्ति कौन करेगा? जो बनाएगा यानी उत्पादक यानी फॉर्म द्वारा पूर्ति की जाती है, उत्पादक द्वारा पूर्ति की जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाजार संतुलन की अवस्था में सभी फर्मों द्वारा बाजार में की गई आपूर्ति, यानी आपूर्ति बोला या फिर पूर्ति बोला, यानी दोनों का मतलब होता है सप्लाई, यानी दोनों का मतलब क्या होता है? सप्लाई, तथा सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई आपस में मात्रा, मांगी गई मात्रा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की मांगी गई मात्रा होगा यहाँ। ठीक है, तो वस्तुओं की मांगी गई मात्रा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो बाजार संतुलन को हम लोग गणितीय रूप में इंडिकेट कर सकते हैं कि वाई डी बराबर वाई एस। ठीक है, यानी डिमांड बराबर सप्लाई, यानी डिमांड बराबर सप्लाई। ठीक है, जहां वाई डी इंडिकेट करता है बाजार मांग को और वाई एस इंडिकेट करता है बाजार पूर्ति को। ठीक है, मतलब वह इक्वल करके आप दिखा देंगे, जैसे कि हम लोग समीकरण पढ़े हैं 10th क्लास में। ठीक है, जैसे हम लोग प्रूफ करते थे, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग मैट्रिक एग्जाम में प्रूफ किए, तो उसी प्रकार आप नीचे लिख करके एक बॉक्स बना करके प्रूफ कर देंगे तो ये क्वेश्चन का आपका इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सजा के लिखेंगे, आंसर को सजा के लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है? अब देखिए, अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब क्या होता है? मोर यानी एक्सेस। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोर या फिर एक्सेस बोलते हैं। अधिक का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, इसको फिर क्या बोल सकते हैं? ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अधिक मांग यानी ज्यादा मांग, अधिक मांग मतलब ज्यादा मांग। मांग तो हम लोग समझते हैं ना, डिमांड। यानी एक क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है किसी भी वस्तु की गई, वो किसी भी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई वस्तु की, मतलब जो इच्छा के अपना जरूरत को पूरा करने के लिए जो वस्तु का जो वो ये करता है, इच्छा करता है और उसके तत्पर जो पैसा खर्च करता है उसी को बोलते हैं मांग। ठीक है, मांग का डेफिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अधिमांग किसको बोलते हैं? यानी अधिमांग किसी वस्तु के लिए क्या है, या फिर अधिमांग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब बाजार आपूर्ति से या फिर पूर्ति से अधिक होता है उसी को बोलते हैं अधिमांग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अधिमांग बोलते हैं। या किसी दी गई कीमत पर बाजार मांग वस्तु की पूर्ति की गई पूर्ति से अधिक होती है तो उसी को बोलते हैं अधिक मांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिमांग बोलते हैं। जैसे कि अधिमांग को हम लोग गणितीय रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि वाई डी बराबर वाई डी यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा और वाई एस लेस होगा, यानी वाई डी ग्रेटर देन वाई एस। ठीक है, वाई डी इंडिकेट करता है बाजार मांग को और वाई एस इंडिकेट करता है बाजार पूर्ति को। अब सिंपल सी बात है, यहाँ आप समझिए कि अधिमांग का मतलब ये हुआ
कि यहाँ जो है बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता है, बहुत सारे आदमी है वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन बेचारा उत्पादक यानी फॉर्म जो है वो वस्तु का सप्लाई कर ही नहीं पाता है, वो वस्तु का उतना बराबर सप्लाई कर ही नहीं पाता है जितना डिमांड रहता है मार्केट में। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिमांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अधिमांग बोलेंगे। जैसे कि वाईडी ग्रेटर देन वाईएस यहाँ गणितीय रूप में हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। वाईडी जहां इंडिकेट करता है बाजार मांग को और वाईएस इंडिकेट करता है बाजार पूर्ति को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछ सकता है, सिंपल सिंपल सा चीज है ये, आप लोगों को पूरा तरह से पढ़ाया गया है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। यहां हम लोगों ने पढ़ा कि अधिमांग, ठीक है, अधिमांग यहां क्या कर रहा था, अधिमांग में, यहां अधिमांग में क्या हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता वस्तु की मांग कर रहे थे, लेकिन जो फॉर्म यानी उत्पादक है वो वस्तु का सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, यानी यहां अधिक मांग हो रही थी। अब देखिए अधिपूर्ति, अब यहां सिचुएशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहां सिचुएशन क्या हो जाता है, उल्टा होता है। अधिपूर्ति में क्या होता है कि बाजार में फॉर्मा और उत्पादक ज्यादा वस्तु का सप्लाई कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं, लेकिन वहां डिमांड कम रहता है, यानी उपभोक्ता की तरफ से वस्तु का मांग कम रहता है, और वो कम रहता है लेकिन उससे ज्यादा ये पूर्ति कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा मार्केट में सप्लाई कर देता है सामान, तो उसको बोलते हैं अधिपूर्ति। ठीक है, यानी अधिपूर्ति का मतलब होता है अधिक पूर्ति, यानी अधिक पूर्ति का मतलब होता है अधिक सप्लाई। ठीक है, अधिक सप्लाई कर देता है लेकिन वहां मार्केट में खरीदने वाला नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अधिपूर्ति जिसको सरचार्ज बोलते हैं, तो यदि किसी कीमत पर यानी विशेष कीमत पर ही होगा ना, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, बाजार पूर्ति जो है बाजार मांग से अधिक है। ठीक है, बाजार पूर्ति को वाईएस से इंडिकेट करते हैं और बाजार मांग को वाईडी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, वाईएस ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, बाजार मांग से अधिक है, यानी वाईएस ग्रेटर देन वाईडी। ठीक है, मतलब ये समीकरण के रूप में हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तभी वहां आपका इफेक्टिव आंसर बन पाएगा। जो आपका कॉपी चेक करेंगे तो वो आपको समझ जाएंगे कि आपके अंदर नॉलेज है। ठीक है, तो बाजार से अधिक होती है तो बाजार की इस स्थिति को अधिपूर्ति बोलते हैं, यानी सरचार्ज बोलते हैं। या फिर दूसरी भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि किसी दी गई कीमत पर यानी किसी विशेष कीमत पर ही ना आंका जाएगा कि अधिपूर्ति हो रही है कि अधिमांग हो रही है, तो यदि किसी दी गई कीमत पर बाजार पूर्ति यानी सप्लाई वस्तु की बाजार मांग से अधिक होती है तो इसे क्या बोलते हैं, अधिपूर्ति बोलते हैं। समीकरण के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं कि वाईएस ग्रेटर देन वाईडी, जहां वाईएस इंडिकेट करता है बाजार पूर्ति को और वाईडी मांग को इंडिकेट करता है, बाजार मांग को इंडिकेट करता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक हो और संतुलन कीमत से कम हो। ठीक है, बाजार में प्रचलित मूल्य यानी जो मतलब मार्केट में कोई भी वस्तु का अगर 10 रुपया का कोई वस्तु है तो वो बाजार में प्रचलित मूल्य है। ठीक है, यानी वो बाजार में प्रचलित मूल्य यानी जो बाजार में चलती है, जो उनका दाम चलता है, यानी उनका जो जनरली मार्केट में दाम है उसी को बोलते हैं प्रचलित मूल्य, प्रचलित वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ जो अगर प्रचलित वैल्यू संतुलन कीमत से अधिक हो, ठीक है, संतुलन कीमत से अगर अधिक हो तो उस स्थिति में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, यदि बाजार में प्रचलित वस्तु की कीमत यानी जो दाम है मार्केट में प्रचलित वस्तु की कीमत उसके सामने अर्थात संतुलन कीमत से अधिक होती है तो उस फॉर्म द्वारा उस वस्तु की आपूर्ति सप्लाई अधिक मात्रा में करेगा। अब देखिए ये वस्तु का प्रचलित कीमत 10 रुपया है, 10 रुपया में सबको ये मार्केट में वस्तु में ये मार्केट में ये वस्तु को सब कोई खरीदते हैं, उपभोक्ता जो है मार्केट में ये वस्तु को 10 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है, यानी कोई ए वस्तु है। ठीक है, अब ये ए वस्तु का दाम जो है बढ़ गया, यानी संतुलन कीमत यानी प्रचलित वस्तु की कीमत उसकी सामने यानी संतुलन कीमत से अधिक हो गया। अधिक का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, मान चलिए 12 रुपया हो गया। तो अब यहाँ किसको फायदा होगा, अब यहाँ देखिए अगर किसी वस्तु का दाम अगर बढ़ रहा है 10 से 12 हो गया तो यहाँ किसको फायदा होगा, यहाँ होगा फायदा होगा तो फॉर्म को फायदा होगा, यानी फॉर्म को फायदा होगा ना, कैसे ना, उसका मतलब वो ज्यादा वस्तु बेचेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। पहले उसको 10 रुपया मिल रहा था कि वस्तु का 12 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ फॉर्म को फायदा हो रहा है। अब घाटा किसको हो रहा है, उपभोक्ता को हो रहा है, पहले उनको 10 रुपया देना पड़ता था और 2 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उपभोक्ता को घाटा लग रहा है, तो उपभोक्ता लेस में जा रही है और फॉर्म जो है मतलब प्रॉफिट में जा रही है, फॉर्म जो है प्रॉफिट कमा रही है, लाभ कमा रही है, और उपभोक्ता जो है घाटा में जा रही है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या खरीदेगा, इसको नहीं खरीदेगा, उपभोक्ता कहेगा कि 2 रुपया काहे का बढ़ा दिए, ठीक है 2 रुपया नहीं है, नहीं देंगे ज्यादा, तो उपभोक्ता इस वस्तु की मांग को कम कर देगा और फॉर्म जो है इस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है, फॉर्म इस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा और उपभोक्ता इस वस्तु की मात्रा को कम खरीदेगा, कहेंगे 2 रुपया हम देंगे नहीं, मेरे पास फालतू नहीं है, या फिर ज्यादा दाम बढ़ गया इसको हम खरीदने नहीं पाएंगे। फॉर्म कहेगा नहीं, पहले 10 रुपया हमको मिलता था, अभी 12 रुपया मिल रहा है, तो और ज्यादा वस्तु बेचेंगे, हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, अधिक पूर्ति हो जाएगी, अधिक मात्रा में करेगी। ठीक है, हो तो फॉर्म उस वस्तु की आपूर्ति यानी सप्लाई अधिक मात्रा में करेगी, क्योंकि यहाँ तो फायदा हो रहा है, 2 रुपया उसका इंक्रीज हो गया, और उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम मात्रा में करेगी, क्यों जाएगा 2 रुपया अधिक देने के लिए, कम मात्रा में करेगी या फिर करेगी भी नहीं। ठीक है, तथा इससे बाजार में संतुलन की अवस्था
बिगड़ जाएगी। यहाँ क्या होगा, संतुलन की अवस्था बिगड़ जाएगा, बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधिपूर्ति तो आप समझ गए कि अधिक सप्लाई हो जाएगा, यानी मार्केट जो है फॉर्म है 2 रुपया का ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में फॉर्म जो है ज्यादा वस्तु का क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, और ये 2 रुपये को बचाने का चक्कर में उपभोक्ता जो है ये वस्तु को खरीदेगा ही नहीं। तो वहां क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ज्यादा सप्लाई हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं तो अधिपूर्ति, यानी ज्यादा सप्लाई होना, ज्यादा वस्तु का मार्केट में उपलब्ध होना उपभोक्ता एक तरह से फॉर्म का तरफ से, तो उसी को बोलते हैं अधिपूर्ति यानी सरचार्ज। ठीक है, समझ गए। अब बी पॉइंट हम लोग को क्या करा है कि संतुलन कीमत से कम हो, अगर संतुलन कीमत से कम हो, अब देखिए यहाँ स्थिति उल्टा हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्थिति उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि बाजार में संतुलन कीमत, मान चलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्पल क्या दिया कि 10 रुपया किसी वस्तु का ए वस्तु का कीमत है, ठीक है, यह संतुलन कीमत है, ठीक है, लेकिन इससे कम हो, यदि बाजार में प्रचलित वस्तु की कीमत 10 रुपया है, उसकी संतुलन कीमत से कम हो, मान चलिए इनकी संतुलन कीमत से जो है 8 रुपया हो गया, ठीक है, कम हो गया, 8 रुपया हो गया, कम हो गया, कम हो तो बाजार में उस वस्तु के उत्पादक यानी पूर्ति कम करेगा। अब देखिए यह फॉर्म फिर चालाकीगिरी क्या दिखाएगा, अब वो कहेगा फॉर्म यानी उत्पादक जो है यानी कंपनी की जो मालिक है वो कहेगा कि पहले हम वस्तु ए को बेच करके 10 रुपया कमाते थे, लेकिन अभी हमको 8 रुपया इनकम हो रहा है, तो अभी वह क्या करेगा, यह फॉर्म पीछे हटेगा, नहीं करेंगे और वस्तु का उत्पादन, हमको घाटा हो रहा है। लेकिन यहाँ उत्पादक को पहले 10 रुपया देना पड़ता था, यानी सॉरी उपभोक्ता को, यानी जो आदमी है, जो कंज्यूमर है, उसको कितना रुपया देना पड़ता था, 10 रुपया देना पड़ता था, लेकिन 10 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अभी उसको कितना देना पड़ रहा है, 8 रुपया देना पड़ रहा है। तो अब इसका तो बल्ले बल्ले हो गया उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता जो है वो क्या करेगा, अब वस्तु का डिमांड ज्यादा करेगा, और भी लाओ और भी लाओ, अब वस्तु का, क्योंकि जानते हैं कि सस्ता अगर मिलेगा तो सब कोई खरीदेगा, 10 से 8 हो गया तो उपभोक्ता उनको खरीदने के लिए मतलब पूरा तैयार हो जाएगा, उनको 2 रुपया बच रहा है, और यह फॉर्म को 2 रुपया घाटा लग रहा है, पहले इनको 10 रुपया मिलता था, अभी 8 रुपया मिल रहा है, तो फॉर्म वस्तु का उत्पादन कम करेगा, वस्तु की पूर्ति कम करेगा, और उपभोक्ता वस्तु का डिमांड ज्यादा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वस्तु की पूर्ति कम हो रही है और वस्तु का डिमांड ज्यादा हो रहा है, मांग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मांग जो है ज्यादा हो रहा है और पूर्ति कम हो रही है, पूर्ति कम हो रही है। ठीक है, यहाँ 2 रुपया के चक्कर में मैं रेस्ट समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2 रुपया। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम्पल में उदाहरण में लिख सकते हैं। तो मांग यहाँ ज्यादा हो रहा है और पूर्ति कम हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा मांग का स्थिति को ही बोलते हैं ना अधिमांग, ज्यादा मांग की स्थिति को ही ना बोलते हैं अधिमांग। तो उस वस्तु को उपभोक्ता अधिक खरीदेंगे, इस तरह से बाजार में संतुलन में असंतुलन आ जाएगी, बाजार में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कैसे अधिमांग की स्थिति, अधिमांग यानी ज्यादा मांग का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब वहां सस्ता हो रहा वस्तु तो ज्यादा मांग करेगा, अधिमांग हो जाएगा। तो समझ गए दोनों पॉइंट क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य ए और बी में आपको दिया गया, तो इसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। यानी फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर, यानी स्थिर संख्या, मान चलिए कोई बाजार है उसमें 10 ही फर्म है, 10 ही फैक्ट्री है, 10 ही मतलब कंपनी है, होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, यहाँ जहां फुल्ली कंपनी एक तरह से कंपटीशन चलता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार आपको पढ़ाया गया। यहाँ जहां क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, सभी को जानकारी मालूम होता है, सभी को जानकारी होता है कि कौन सी वस्तु कौन सी सेवा कितना मूल्य में कितना लागत होता है उसको बनाने में, कितना मूल्य में उसको बेचा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। ठीक है, अगर फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अगर स्थिर है, यानी एक तरह से कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब चलिए इसको व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों की संख्या निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है, तो संतुलन की स्थिति का निर्धारण मांग और पूर्ति के एक साथ कम होने से या फिर कम काम करने से होता है, काम करने से होता है। अब देखिए यहाँ फॉर्म अगर बढ़ेगा, मान चलिए कोई अगर एक वस्तु है जिसका दाम अगर 10 रुपया है, मान चलिए बी वस्तु है, ठीक है, जिसका बी वस्तु को सब कोई फॉर्म बना रहा है, 10 फॉर्म है मार्केट में, मान चलिए 12 फॉर्म है मार्केट में, क्या है 12 फॉर्म है, बी वस्तु को सब कोई बना रहा है। ठीक है, और यहाँ 2 फॉर्म आ गया, यहाँ 2 फॉर्म और ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ 14 फॉर्म हो गया, ये भी बी वस्तु को बना रहा है, ये भी फॉर्म है, ये भी बी वस्तु को बना रहा है। तो अब बोलिए यहाँ बनाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और यहाँ खरीदने वाला तो एक ही है, खरीदने वालों के उपभोक्ता तो कहीं से जन्म ले लेंगे, उपभोक्ता तो कहीं से आएंगे नहीं, तो उपभोक्ता उसका वो भी लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर एक वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो उसका वस्तु जो, अगर बी वस्तु का उत्पादन अगर मार्केट में ज्यादा हो रहा है, पहले 12 फॉर्म करते थे, अभी 14 फॉर्म एक ही वस्तु का उत्पादन करता है, तो ये वस्तु का कीमत में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, यानी
फॉर्मे की संख्या बढ़ने घटने से वस्तु की कीमत में भी बदलाव आता है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अगर 14 फॉर्मा हो तो 14 ही फॉर्मा है, 12 है तो 12 ही है। अब वहां सब कोई एकदम कर रहा है एकदम वस्तु का उत्पादन। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ अब वस्तु का फॉर्मा चले गया। अब बताइए वस्तु का कीमत में उतार चढ़ाव जो आएगा वो किसके कारण आएगा। ठीक है, वही चीज का निर्धारण आपको करने के लिए कह रहा है, उसी चीज का व्याख्या करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वस्तु का निर्धारण मांग और पूर्ति के एक साथ काम करने से होता है। ठीक है, यानी मांग कितना है, डिमांड कितना है वस्तु का मार्केट में, और पूर्ति कितना की जा रही है। ये 12 जो फॉर्म है कांस्टेंट जो मैं यानी निश्चित यानी स्थिर संख्या में जो फॉर्म है, इसके द्वारा मार्केट में वस्तु की पूर्ति कितनी की जा रही है और मांग उपभोक्ता द्वारा कितना किया जा रहा है, यही दोनों फैक्टर के माध्यम से, यही दोनों फैक्टर का एक साथ काम करने से वस्तु का कीमत स्थिर होगा। यानी वस्तु का कीमत को एक तरह से क्या किया जाएगा, यानी फिक्स किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां फॉर्मे की संख्या निश्चित होती है, क्रेता तथा विक्रेता दोनों ही कीमत स्वीकारक होते हैं। अब बताइए यहाँ अब कीमत स्वीकारक मतलब कहने का यानी एक्सेप्टर, यानी जो प्राइस है प्राइस एक्सेप्टर होता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ किसी वस्तु का अगर कीमत 10 रुपया है तो 10 रुपया उसको स्वीकार करना पड़ता है और उसी कीमत पर उनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहां फॉर्म निश्चित है। ज्यादा फॉर्म नहीं है वहां, तो बोल नहीं सकता उपभोक्ता की नहीं एक नया फॉर्म आया है, नया दुकान वाला आया है, वो तो इसका दाम कम ले रहा है। नहीं, वहां तो फिक्स है ना, वहां फॉर्मा आ ही नहीं सकता, नया फॉर्मा आएगा नहीं, वहां कांस्टेंट है, स्थिर है, तो कीमत स्वीकारक होते हैं। ठीक है, तथा बाजार मांग वक्र द्वारा यह दर्शाया जाता है कि विभिन्न कीमत स्तर पर विभिन्न क्रेता द्वारा यानी अलग अलग क्रेता वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार है। तो ये है आपका कीमत का निर्धारण कैसे होगा अगर बाजार में फॉर्म की संख्या स्थिर रहेगी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक बाजार में फॉर्मों की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है जब उन्हें निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति हो। यानी जाने का भी मतलब परमिशन है, आने का भी परमिशन है, कोई रोक नहीं है, कोई मतलब रुकाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो जाएगा भी आएगा भी, किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अनुमति है। ठीक है, तो एक बाजार में फॉर्मों की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है। देखिए, एक बाजार में कोई मार्केट है, किसी नई फॉर्म अथवा उत्पादक वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार में प्रवेश का पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रतिबंध होता नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार से अगर कोई विद्यमान विक्रेता विक्रय नहीं करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होता है और वह बाजार से बहिर्गमन कर सकता है। यानी अगर कोई भी मार्केट है तो वहां अगर उसकी वस्तु नहीं बिक रही है या फिर उनको घाटे में जाना पड़ रहा है तो वहां से वह आउट हो सकता है, यानी आउट ऑफ मार्केट हो सकता है, यानी बहिर्गमन कर सकता है। या फिर हम दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि यदि बाजार कीमत न्यूनतम और औसत परिवर्तनीय लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो तो इससे आकर्षित होकर नई फॉर्म बाजार में प्रवेश करेगी। यानी औसत जो लागत होती है, औसत परिवर्तनीय लागत यानी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उसी को बोलते हैं औसत परिवर्तनीय लागत। अगर औसत परिवर्तनीय लागत से ज्यादा कीमत अगर है वस्तु का तो वहां कोई भी फॉर्मा आकर्षित होगा उस मार्केट में आने के लिए, उस मार्केट में एंट्री करने के लिए, क्योंकि उनको लाभ कमाना है, पैसा कमाना है। ठीक है, नए फॉर्म के प्रवेश से बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई नया फॉर्म आया तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन होगा तो ज्यादा वस्तु का सप्लाई होगा, ज्यादा वस्तु का सप्लाई को ही तो बोलते हैं अधिपूर्ति, उसी को तो बोलते हैं अधिपूर्ति सरचार्ज। ठीक है, तो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तथा जब कीमत न्यूनतम यानी एवीसी जो होता है कीमत न्यूनतम के समान हो जाती है तो नई फर्मों का प्रवेश रुक जाती है। ठीक है, यानी अगर वस्तु का देखिए एवरेज जो कॉस्ट लग रहा है वस्तु को बनाने में तो उससे ज्यादा अगर वो मार्केट में वस्तु का कीमत है तो कोई भी फर्म आएगा मार्केट में, अगर इससे कम है तो वहां से भागेगा, कहीं की घाटा हमको सहना नहीं है। ठीक है, अतः इसी प्रकार बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या निर्धारित होती है। समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार आपको पूछा जाएगा तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं के आय में वृद्धि होती है कमी होती है। चलिए बहुत लोग अच्छी बात है, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और जब तक क्लास को कवर नहीं कीजिएगा, देखिए आपका चैप्टर जो है बाजार संतुलन का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग बने रहेंगे क्लास में, आप लोग को यहाँ जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जब तक आप समझेंगे नहीं पॉइंट को, कौन का क्या बदलने से क्या नहीं बदलता है, किसका मतलब परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन होता है नहीं होता, ये सारा चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं यानी लॉजिक के साथ आपको समझना पड़ेगा, इसलिए क्लास को नहीं छोड़िए, क्लास जितना भी है सभी को कवर कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है और कमी आती है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट 1 में हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता सामान्य वस्तु की मांग अधिक करती है। सामान्य वस्तु की मांग यानी जो जनरली वो प्रयोग करता है डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करता है उसकी मांग अधिक करती है तथा तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा भी
बढ़ जाती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु यानी जो एक तरह से इंफीरियर गुड्स है, जिसका क्वालिटी, जिनका गुणवत्ता कम होता है, तो इसकी मात्रा उपभोक्ता कम मात्रा में करती है, क्योंकि गिफिन वस्तु को उनको तो मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि आय में, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। जब उपभोक्ता के पास, आदमी के पास पैसा होगा, इनकम ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, सामान्य वस्तु यानी जनरली जो डेली लाइफ में जो यूज होता है, जो सामान है, उसका मांग अधिक करेगा, अधिक खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, पैसा तो आ ही रहा है, ठीक है। इसके विपरीत क्या करेगा, गिफिन वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स जो है, जो उनको मजबूरी में खरीदना पड़ता था, इंफीरियर गुड्स यानी गिफिन वस्तु वह वस्तु को कहते हैं जिसका गुणवत्ता कम होता है, जिनका मतलब एक तरह से संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता कम होती है उपभोक्ता को, ठीक है, उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु। तो गिफिन वस्तु को कम खरीदेगा क्योंकि उनके पास पैसा हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का खरीदेगा, तो गिफिन वस्तु की वहां मात्रा कम मात्रा में करेगा, मांग करेगा उपभोक्ता, यानी गिफिन वस्तु की मात्रा उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदने के लिए खरीदने लगती है, ठीक है। बी पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ बी पॉइंट आपको क्या कराता है कि कमी होती है, यानी संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है, जब उपभोक्ताओं की आय में कमी होती है, उपभोक्ताओं की आय में कमी होती है। यहाँ उपभोक्ता की आय बढ़ रही थी, यहाँ उपभोक्ता की आय में कमी होती है, तो संतुलन कीमत और मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी, यही चीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में कमी, सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय में कमी होने से कम हो जाता है, अतः मांग वक्र बाएं और खिसक जाएगा। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ बाएं और खिसक जाएगा, तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाती है। इसके विपरीत उपभोक्ता की आय में कमी से निम्न कोटि की वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी जो गिफिन वस्तु जिसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं, अब आय उनकी कम है, यानी पैसा उनके पास कम है, तो मजबूरी में उनको कम क्वालिटी का वस्तु को खरीदना पड़ेगा और वो ज्यादा सामान्य वस्तु को नहीं खरीद पाएगा, एक तरह से उनकी मांग कम हो जाएगी, यानी निम्न वस्तु की मांग, निम्न कोटि की वस्तु की जो मांग है बढ़ जाएगी, और जो सामान्य वस्तु है उसकी मांग उपभोक्ता की आय में कमी होने से कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाती है, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा मजबूरी में पैसा कम है, तो थोड़ा गिफिन वस्तु को खरीदना पड़ेगा जिसकी क्वालिटी कम है, तो अतः मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ क्या होता है, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय के संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा, आपको इसको डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट क्लास में। यानी ये जो क्वेश्चन बचा, हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया बाजार संतुलन का, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया सभी लॉजिकली के साथ आपको पढ़ाया गया, कहाँ कौन क्या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो सारा चीज आपको पढ़ाया गया, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और बाकी जो क्वेश्चन बचा वो सेकंड पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5, बाजार संतुलन का चैप्टर 5 का शॉर्ट एंड लॉन्ग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 है ये। और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे, और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग, लाइव के चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आप लोग रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन करके तो देखिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जो भी होता है सारा चीज कर दीजिए, बार बार क्या बोलेंगे एक ही चीज को, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।